Assalamualaikum. My name is Anas Sultan, PhD scholar from Medical Multan. अच्छा गाइस, आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों को आज ये सब्जेक्ट है एलिमेंट्स ऑफ सेट थ्योरी एंड मैथमेटिकल लॉजिक्स का। और इसका हमने बहुत कुछ कर लिया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है एलिमेंट्स एंड लॉजिक, स्टेटमेंट्स, कंसेप्टिवनेस, टोटोलॉजी हमने कर लिया था। इम्प्लीकेशन यहाँ पर रहता था। इम्प्लीकेशन का दूसरा नाम कंडीशनल है, और इसको अभी तो मैं आप लोगों को इसका सारा इंट्रोडक्शन, इसका सारा मैथमेटिकली इसे कैसे करते हैं वो आप लोगों को इम्प्लीकेशन आज का मेरा टॉपिक है। अच्छा, इक्विवेलेंस एंड कंट्राडिक्शन ये आप लोग कर चुके हैं। डिडक्टिव रीजनिंग भी हम लोग कर चुके हैं। क्वांटिफिकेशन रूल ये हम लोगों ने लास्ट वीक देखा था। मैथमेटिकल इंडक्शन आप लोग फर्स्ट ईयर में से पढ़ के तो आए होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, प्रूफ्स एंड वैलिडिटी, डिफरेंट मेथड ऑफ प्रूफ्स, ये अभी हम रहने देते हैं। अभी आप लोगों को मैं एक असाइनमेंट दे देती हूँ। आज सबसे पहला काम ये करती हूँ, और हाँ मुझे पता है असाइनमेंट पेपर के करीब, पेपर से एक वीक पहले असाइनमेंट जहर लगती है। आई नो दैट, लेकिन हम फिर इस असाइनमेंट को थोड़ा सा कीमती बना देते हैं, और हम ये कह देते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स आप लोग 7th-8th क्लास से पढ़ के आए हैं, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। आप लोग अभी से पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स और सेट्स एंड सबसेट्स, ऑपरेशंस एंड सेट्स। मैं कोशिश करूँगी इसका कोशिश नहीं, मैं इंशाल्लाह अगर ये असाइनमेंट है तो एक क्वेश्चन में इसका पेपर में ज़रूर डालूँगी। सेट्स आपसे पूछ लूँगी, उसको डिनोट कैसे करते हैं, उसको लिखने का मतलब उसकी डेफिनेशन, और सेट्स और फिर उनके सबसेट्स आपको पता होना चाहिए। अ पार्ट ऑफ अ सेट इज सेड टू बी सबसेट्स। सबसेट्स के आगे टाइप्स हैं, प्रॉपर सबसेट्स, इम्प्रॉपर सबसेट्स, और फिर इसी तरह ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट के ऑपरेशंस आप लोगों को पता है क्या होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, और क्या होता है कम्प्लीमेंट, और भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने डेफिनेशन, एग्जाम्पल, नीचे एग्जाम्पल हो, सबसेट्स, डेफिनेशन, नीचे एग्जाम्पल्स, ऑपरेशंस और प्रॉपर और इम्प्रॉपर के भी नीचे एग्जांपल्स, डेफिनेशन, नीचे एग्जांपल्स, ऑपरेशंस ऑन सेट, यूनियन की डेफिनेशन, नीचे एग्जांपल, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन, नीचे एग्जांपल। तो मैं इस तरह से ये क्वेश्चन उठा के एक पेपर में आप लोगों को दे दूँगी। तो इस तरह से हमारा ये जो पीछे हम लोगों ने बेसिक में पढ़ी हुई हैं ये सारी चीज़ें, ये हमारा 5th वीक का काम भी हमारा उसी में कवर हो गया। ये आप लोगों की असाइनमेंट है, और आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा पिछला काम आप लोगों को करवा देती हूँ, इम्प्लीकेशन, जिसको हम कंडीशनल भी बोलते हैं, और वो वाला टॉपिक हम लोग जल्दी ख़त्म करते हैं। द सेंटेंसेस ऑफ द फॉर्म इफ़ पी देन क्यू, इस तरह की इफ़ पी, अगर चलो सपोज दैट मैं हूँ, अगर मैं कोई कंडीशन लगा देती कि मैंने ना आज मैंने कपड़े धोने हैं, ठीक है, तो मैं कहती हूँ इफ़ टुडे इज़ संडे, अगर आज संडे है, देन आई विल वॉश माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़े जो हैं वो वॉश करूँगी। शर्त लगा दी, अगर संडे नहीं है तो मैं नहीं करूँगी, अगर संडे आएगा राइस बनेंगे, अगर संडे आएगा तो मैं कोई और काम करूँगी। अगर इफ़ होगा देन आई विल डू दैट वर्क, तो मैं ये काम करूँगी। तो इस तरह के इनको हम बोलते हैं इफ़ कंडीशंस वाले होते हैं। आर मोस्ट इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ प्रोपोजिशंस in mathematics. You have seen many examples of such statements in mathematics course from pre-calculus. If two lines in a plane have same slope, आप लोगों ने पीछे हमने पढ़ा था, FSC में ही पढ़ा था, चैप्टर नंबर 4 में। if two lines in a plane, एक प्लेन की दो लाइंस हैं और उनका स्लोप अगर सेम है, then these lines are parallel. तो इन लाइन का जो लाइंस होंगी ये क्या होंगी, पैरेलल होंगी। from trigonometric, if secant this then sin this। अच्छा, from calculus, if हाँ ये बड़ा फेमस है यहाँ पे, if f is differentiable at this and function में this point is relative minimum for f, relatively minimum है, इसे पॉइंट अंदर पुट करें इस फंक्शन में, फंक्शन इस पर डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पे, और इसे पॉइंट पे पुट करें तो आंसर जो है वो मिनिमम, रिलेटिव मिनिमम आता है f के लिए। देन वी से दैट f डैश ऑफ x
इज इक्वल टू 0। तो इसलिए ने बहुत सारी एग्जांपल दे दी हैं, प्री कैलकुलस से दे दिया है, कैलकुलस से दे दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक से दे दिया है, और अब आपके सामने मैं डेफिनेशन करके सुनाती हूँ। डेफिनेशन में ये कहता है, मैं कोशिश करूँगी बाय हैंड भी इसका एक छोटा सा ना बनाकर ना वो भी अपलोड करूँ, ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है ये थोड़ा सा आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो जाए। बाय हैंड ये होता है कि मैं साथ साथ पेन भी हिलाती रहती हूँ, साथ साथ आपको मेन ट्रिक्स भी बताती रहती हूँ कि इन ट्रिक्स को याद करने की क्या है, तो वो इसका थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है, थोड़े से इस लेक्चर से ज़्यादा आसान लेक्चर वो बन जाता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल प्रोपोजिशंस P एंड Q, आपके पास दो प्रोपोजिशन है। द कंडीशनल सेंटेंस वो इस तरह का है, देखो इम्प्लीकेशन था ना, इम्प्लाइज को इस तरह से मैथमेटिक्स में डिनोट करते हैं, और ये भी यही है, इफ़ P then Q, P implies Q is a proposition, ये एक proposition है जिसे इसका मतलब ये है if P then Q। अब वो बता रहा है proposition P is called the antecedent, P को हम बोलते हैं antecedent and Q is called consequent। अगर antecedent होगा then consequent निकलेगा। ओके, द कंडीशनल सेंटेंस दिस इज ट्रू। अब ये ट्रू कब होता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये मैं आप लोगों को वहाँ पे सुनाऊंगी, कहाँ पे जब मैं इसका दूसरा बनाऊंगी। मैं कोशिश करती हूँ इसके बाद ही सबसे पहले मैं दूसरे वाला मोबाइल पकड़ के दूसरे वाला बना दूँ, ताकि मेरे उसे डिले करते करते उसे बहुत ज़्यादा डिले ना कर दूँ ना। तो ना इफ़ कंडीशनल सेंटेंस दिस इज़ ट्रू, अगर ये ट्रू हो जाता है इफ़ एंड ओनली इफ़ P इज़ फॉल्स और Q इज़ ट्रू। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, इसका बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी हम इसको इम्प्लीकेशन की डेफिनेशन पता चल गया। ये ट्रू कब होगा, वो कहता है अगर P हमारा या तो फॉल्स हो या Q हमारा ट्रू हो, तो इस कंडीशन में हमारा जो है वो होल्ड करेगा। अब इसकी हम ट्रुथ टेबल आपको दिखाते हैं। ट्रुथ टेबल ये कहता है P इम्प्लाइज Q की, P ये है, Q ये है, और ये हमारे पास आंसर, ये देखो ये ट्रू ट्रू ट्रू। अच्छा, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, सपोज डैट हमारे पास, सपोज डैट मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैंने अपने घर जाना है, मेरा घर यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ से चल के इन दोनों को क्रॉस करके मैंने अपने घर जाना है। अगर मैं अपने घर पहुँच गई तो यस मैं आंसर ट्रू दूंगी, अगर मैं अपने घर ना पहुँची तो मैं आंसर दूंगी फॉल्स। अब मज़े की गेम सुनो, ये देखो, अगर ये देखो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करती हूँ, फर्स्ट जो है हमारा, फर्स्ट जो है अगर ट्रू, ओके मैं यहाँ से क्लियर करके आगे जाऊँगी, अगला भी ट्रू, ओके यस मैं यहाँ से क्लियर करके, मतलब ये रास्ता इस क्लियर, रास्ता यहाँ पे क्लियर है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, क्लियर करते करते मैं अपने घर पहुँच जाऊँगी, तो यस तो मैं आंसर घर जैसे पहुँचूँगी मैं कहूँगी यस आंसर इज़ ट्रू। चलो आगे चलो, अब मैं यहाँ पे आई हूँ, फॉल्स, यहाँ से आप नहीं गुजर सकते, तो मुझे इसने सिग्नल दे दिया कि मेरा क्या है फॉल्स, आप यहाँ से गुजर ही नहीं सकते, तो मैं क्या करूँगी, फॉल्स होने की कोशिश, जब रास्ता ही बंद है, रास्ता ही ख़राब है, मैं यहाँ से फिर गुजरूँगी नहीं, फिर मैं कोई और रास्ता पकड़ूँगी और अपने घर पहुँच जाऊँगी। तो जब मुझे यहाँ पे इसने फॉल्स बोल दिया, मैंने कोई और रास्ता पकड़ के मैं कहाँ आ गई, अपने घर आ गई, तो यस मैंने आंसर क्या दे दिया अपने घर पहुँचने के बाद, ट्रू। आगे चलो, अच्छा अब अगला देखो, ये बड़ा सा खतरनाक है। इधर उसने कहा है कि P इज़ ट्रू, P हमारे पास ट्रू है। जब आपने ट्रू समझ के अंदर आए और अंदर आके जब आप, और ये फिर बंद हो जाता है, ऐसा समझो कि पीछे अब वापस जाने का कोई चांस नहीं है, आप अंदर आ गए, अब आगे देखा, आगे अगेन फॉल्स, ओ माय गॉड मैं फंस गई, ये ट्रू समझ के इसे अंदर आ गई, आगे तो रास्ता बंद है, अब तो मैं अपने घर जा ही नहीं सकती, तो यहाँ पे हो गई गड़बड़, मैं अपने घर पहुँच ही नहीं सकी, दैट्स वाई यहाँ पर आंसर क्या आ गया, फॉल्स। आगे देखो अगला रास्ता, इधर आया, उसने कहा पहला ही उसने बोल दे कि भाई मैं अंदर फॉल्स है, अंदर फॉल्स है, जैसे उसने बोला फॉल्स है, ओके थैंक यू, मैं ये दूसरे रास्ते पकड़ूंगी और अपने घर पहुंच जाऊंगी, दैट्स वाई मैंने इधर आंसर क्या दे दिया, ट्रू। चलो अब चलते हैं, सपोज अब होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गई होगी, आपको मेरे ख्याल से अब मुझे बाय हैंड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू द टेबल देयर इज़ ओनली वन वे दिस कैन बी फॉल्स, ये तब फॉल्स हुआ जब P इज़ ट्रू बट Q इज़ फॉल्स, तब ये ऐसा हुआ कि जब P जो था हमारा वो तो ट्रू था लेकिन Q हमारा फॉल्स था, तो इस कंडीशन में हमारे पास तब फॉल्स है वरना फॉल्स नहीं है। स्टोरी आपको जो समझाई है उसको अपने दिमाग में रखिएगा, फिर ये इम्प्लीकेशन कुछ भी नहीं है।
फिर अब आगे गेम चलेगी। अब ऊपर जो हमने पढ़े थे क्या पढ़े थे, एंड पढ़े थे और पढ़े थे निगेशन पढ़े थे। अब वो कहेगा इसको निगेशन करो, इसको फलाना करो, अब इम्प्लीकेशन निकाल के बताओ। इसको फलाना थोड़ी सी शक्लें बिगाड़ देगा और कहेगा अब मुझे इम्प्लीकेशन निकाल के बताओ। आप लोगों ने इम्प्लीकेशन का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना कि ये फॉल्स कब देता है, वो अपने दिमाग में रखना है। बाकी दो कॉलम पे, एक कॉलम पे, दोनों कॉलम पे उंगलियां रखो और फिर आप ऐसे कर करके अपने दिमाग में स्टोरियाँ बना के सारे के सारे पार करते जाओ रास्ते। तो खैर अब चलते हैं आगे। अब ये एग्जांपल है और इसमें वो एक उसने हमें वर्ड प्रॉब्लम दे दिया और उसमें कहता है कि ना बताओ ट्रू कब होगा, फॉल्स कब होगा। अब आप लोग बड़े इंटेलिजेंट है, ये इसकी एग्जांपल पढ़नी। सपोज समवन सेज टू अ फ्रेंड इफ द कंसर्ट इज सोल्ड आउट, अगर सोल्ड आउट कंसर्ट जो है वो सोल्ड आउट हो गया, देन आई विल टेक यू सेलिंग। तो अब ये इसने एक एग्जांपल दिया, दिस प्रॉमिस इज ब्रोकन। अगर ये प्रॉमिस टूटेगा कब, जब ये जो कंडीशनल सेंटेंस इज फॉल्स। अगर नहीं बिकेगा तो उसे सेलिंग, उसकी सेलिंग नहीं होगी। यू आई विल टेक यू सेलिंग, सेलिंग पता नहीं क्या है। तो खैर कंडीशनल सेंटेंस है और ये फॉल्स कब होगा, जब बिकेगा ही नहीं, मतलब ये फॉल्स। तो दूसरा ट्रू होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा वैसे नहीं, ये आंसर फिर भी ट्रू ही होगा, लेकिन खैर कंडीशनल सेंटेंस है और ये फॉल्स होगा ओनली व्हेन, हाँ ये फॉल्स तब होगा जब वो सेल्ड आउट हो गया और फिर वो मतलब ट्रू हो गया और फिर उस पर्सन ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, तब ये फॉल्स होगा, वरना ये फॉल्स नहीं होगा। तो दिस 3 लाइन्स ऑफ द ट्रूथ टेबल आर इन अदर सिचुएशन प्रॉमिस इज ट्रू। अच्छा चलो ये इधर उसने सारी पॉसिबिलिटीज़ लिखी हुई, ऐसी बात आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन वो अगला बंदा बात सही कर रहा है, इसी टेबल को दिमाग में रख के वो सारी बात कर रहा है, सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बता रहा है। चलें आगे चलते हैं। क्या कहता है कंडीशनल सेंटेंस में भी ट्रू इवन, आगे चलो ये वही पॉसिबिलिटीज इसकी बता रहा है, तो ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। हाँ ये देखें इसकी और एग्जांपल्स आ गई हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, बोथ प्रोपोजिशंस। आगे चलें ये एग्जांपल्स आ रही हैं, तो ये अब आप लोग लिख लीजिएगा। मैं आपसे यही पूछूंगी अगर पेपर में आएगा कि इसको बताएं, डिफाइन करें विद एग्जांपल। तो एग्जांपल्स आप लोगों के सामने इतनी सारी हैं, एग्जांपल्स आप इजीली दे सकते हैं। अब हम चलते हैं अगली डेफिनेशन के पास चलते हैं। डेफिनेशन हमारे पास ये है कि इफ़ लेट पी एंड क्यू बी टू बी प्रोपोजिशंस, हाँ ठीक है, द कन्वर्स ऑफ दिस, इसका हमारे पास कन्वर्स क्या होगा। कन्वर्स का मतलब ये है कि सपोज दैट मैं आपको दे देती हूँ एक कंडीशनल स्टेटमेंट दे देती हूँ, मैं कहती हूँ इस कंडीशनल स्टेटमेंट का कन्वर्स निकाल के बताओ। और ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में, एफएससी में मैथमेटिक्स में फर्स्ट ईयर की सेकंड चैप्टर में सेटों वाला जो एक्सरसाइजेस ख़त्म होती हैं, फिर उसके बाद जो सबसे पहले आते हैं वो यही चीज़ें आती हैं। इम्प्लीकेशन आप लोगों को पढ़ाया जाता है और डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग पढ़ाया जाता है और उसमें फिर आपको कन्वर्स, कंट्रापोजिटिव और इन्वर्स ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो कन्वर्स हमारे पास क्या होती है, ये कंडीशनल है, कंडीशनल का कन्वर्स क्या है, ये इधर आ जाए पी की जगह, ये क्यू की जगह आ जाए, हमारे पास कन्वर्स निकल आया। इसी तरह कंट्रापोजिटिव हमारे पास क्या होता है, ये देखो इन दोनों की जगह चेंज। अच्छा इसका इन्वर्स भी बता देती हूँ, अगर इसका इन्वर्स हमने लेना होगा, इन्वर्स हमारे पास क्या होगा, इन्वर्स ये होगा, आप इसे निगेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू। कन्वर्स है, इन्वर्स है और कंट्रापोजिटिव है, वो इन दोनों को कंबाइन कर दो, मतलब कन्वर्स भी करो, मतलब क्यू इम्प्लाइज पी भी करो और फिर वो माइनस से मल्टीप्लाई भी करो, इन्वर्स भी कर लिया, तो इन दोनों को मिलाने के बाद जो चीज़ बनी हम उसे बोलते हैं कंट्रापोजिटिव बोलते हैं। तो कंट्रापोजिटिव, कन्वर्स और इन्वर्स, ये तीन चीज़ें आप लोगों को ये कहाँ से निकल रही हैं, इस इम्प्लीकेशन वालों से निकल रही हैं। अब ये नीचे इनकी एग्जांपल्स आ गई हैं और इनकी ट्रूथ टेबल अब हम देखते हैं। अब वो हमें क्या कहता है, ये हमारे पास दो प्रोपोजिशन है और कहता है P implies Q is equivalent to contrapositive this। वो कहते हैं ये इक्विवेलेंट है, मतलब इसका आंसर और इसका आंसर दोनों सेम आएंगे। तो देखो ये देखो P और Q ले लिया, P implies Q ये निकाल लिया, Q P का नेगेशन, Q का नेगेशन और फिर ये क्या है, ये वाला कॉलम फॉल्स, ये ट्रू ये फॉल्स, इसका आंसर फॉल्स आएगा, बाकी इसका आंसर ट्रू आएगा।
तो ये देखें ये उसने निकाला हुआ है। अब वो कहता है कि इसका जवाब और इसका जवाब देख लो, दोनों सेम निकले हैं। इसी तरह अब हमें वो क्या कहता है, इज वो P इम्प्लाइज Q इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू दिस, Q इम्प्लाइज, तो ये वाला लास्ट कॉलम हमने बना दिया, इसका आंसर देख लो और इसका आंसर देख लो, दोनों सेम नहीं है। तो वो अपने दिमाग में वो अपनी तरफ से सही बोल रहा है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन तो आप लोगों को सारी चीज़ों की खाने पीने आनी चाहिए, उसमें कोई वो नहीं है, माफ़ी शाफी नहीं है। चले खैर, और फिर अभी उसने बता दिया कि यस वो बाय ट्रूथ टेबल आप लोगों ने देख लिया कि हाँ भाई वो बंदा सही बोल रहा है, सच बोल रहा है। आगे चलते हैं। अब आया एक और आई है, अब वो कहता है यही इसने सिचुएशन बोली है, वी हैव सीन कंडीशनल स्टेटमेंट देखे हैं, उसका कन्वर्स देखा है, ट्रूथ टेबल के थ्रू देखा है, फिर बी पार्ट में देखा है, सिंपली सेज वी दिस से दैट दिस नीड्स नॉट ऑलवेज बी ट्रू। मतलब वो कहता है जो दूसरे इसका सेकंड वाला पार्ट था ना, वो कहता है पी इम्प्लाइज क्यू, ज़रूरी नहीं है कि क्यू इम्प्लाइज पी भी दोनों सेम आए, हमेशा सेम आए। वो कहता है ट्रू, फिर आगे क्या कहता है, द ट्रूथ वैल्यूज पी implies Q cannot be inferior to its converse। वो कहता है ज़रूरी नहीं है कि P implies Q और Q implies दोनों सेम हो। The next connective we need to by conditional connective। अब वो कहता है एक और conditional जिसे हम इधर तो आधा हाफ था ना implies that का सिंबल, अब हम इसका कन्वर्स भी होगा जिसे हम ये देखें डबल हमारे पास हो जाएंगे एप्लीकेशन, डबल एरोज, दिस रिमाइंड्स ऑन बोथ साइड, ये दोनों साइड पे होगा, इस साइड पे भी होगा इस साइड पे भी होगा, इन दोनों को कंबाइन कर लो तो ये हमारे पास डबल ये बनता है। अच्छा, बाई कंडीशनल बनता है, एंड दिस इज नो एक्सीडेंट बिकॉज दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। वो कहता है जो ये वाली चीज़ है ये इक्विवेलेंट होगी P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, इसके बराबर होगी। ये अगर हमने ये निकालना होगा, इसका मतलब है पहले आपने ये निकालना है, फिर आपने ये निकालना है, फिर इन दोनों का एंड निकालना है, तब जाके ये पूरा बनेगा। मतलब P बाई कंडीशनल Q निकालने का मैथमेटिकल तरीका उसने ये बता दिया। फॉर द प्रपोजिशन, अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं। बाई कंडीशनल सेंटेंस दिस P इफ एंड ओनली इफ Q, P है तो Q होगा और Q है तो P होगा। इसको मैथमेटिकल इस तरह से डिनोट करेंगे, इस ट्रू, ये ट्रू कब होगा, एग्जैक्टली व्हेन P एंड Q हैव सेम ट्रूथ वैल्यूज। अगर इन दोनों की सेम ट्रूथ वैल्यू होंगे तब ये ट्रू होगा, अगर दोनों में से किसी एक की भी डिफरेंट हो गई तो ये ट्रूथ नहीं होगा। वी आल्सो राइट P इफ, हम इसे इस तरह से भी लिखते हैं डबल F लगाकर, एब्रीवेटेड बाय, इसकी एब्रीवेशन है, इफ एंड ओनली इफ की एब्रीवेशन है I डबल F, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आगे आपको यूज होगी, इसलिए इधर ही अच्छी तरह से समझ लेना। वो कहता है मैं ट्रूथ आंसर कब दूंगा, जब दोनों की सेम होगी, दोनों की सेम है तो आंसर ट्रूथ, दोनों की सेम है आंसर ट्रूथ। अब दोनों में से डिफरेंट आ गई तो ये हमारे पास फॉल्स आंसर आ गया। तो अब आपने इसकी एग्जांपल भी देख लिया, अब इसकी एग्जांपल से नीचे हैं पड़ी है भैया, आप लोग देख लीजिएगा। डेफिनेशन इज फुली, ये इसकी एग्जांपल है, डेफिनेशन इज फुली स्टेटेड विद द हेल्प ऑफ इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, सही है। चलिए ठीक है बच्चों, अब मैं इस लेक्चर को एंड करती हूँ। बिकॉज बाई कंडीशनल सेंटेंस इज ट्रू एक्जैक्टली व्हेन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ दिस एग्री, वी कैन यूज द बाई कंडीशनल कनेक्टिव इज रीस्टेट द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ प्रोपोजिशन फॉर्म। अच्छा, वो कहता है द प्रोपोजिशन फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंट, इसके इक्विवेलेंट इट्स टोटोलॉजी, अपनी टोटोलॉजी को इज आर इक्विवेलेंट, P एंड Q आर इक्विवेलेंट, अगर P और Q दोनों इक्विवेलेंट हैं, प्रिसाइजली व्हेन दिस इज अ टोटोलॉजी। डी मॉर्गन लॉ अप्लाई कर रहा है बाय कंडीशनल पर। चलो ठीक है। अच्छा वो ये देखो नहीं, ये नीचे फिर हमें वो कहता है इसको, इनको इक्विवेलेंट, तीन हमने प्रोपोजिशन दी हुई है, इसको आपने इक्विवेलेंट आपने शो करना है। तो अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ट्रूथ टेबल बनाते जाओ, और ये ए से G पार्ट। चलो आज तो वो वाली असाइनमेंट आ गई ना, तो इसके बाद चलिए कोशिश कीजिएगा अगर ये भी हो जाए, वैसे ट्रूथ टेबल है और आसान काम है, कोई मुश्किल काम तो है नहीं, कोशिश कीजिएगा ये वाला भी आप लोग असाइनमेंट में कर लीजिएगा। वैसे तो सटों वाली करनी है, सटों वाली तो मैं पेपर में भी दूँगी, ये भी मैं पेपर में दे चुकी हूँ, तो इसे भी आप लोग कर लीजिएगा। वैसे एग्जाम के करीब हैं, आप लोगों को तो खुशी हंसी ये चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि पेपर की तैयारी हो जाएगी इस बहाने। इफ एंड फलाना ढिमकाना वो सारा पिछला भी रिवाइज हो जाएगा। तो ये असाइनमेंट बैठ के इंटरेस्ट लेके बनाइएगा, तो क्योंकि ये पेपर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है।
तो अच्छा चले खैर, यूज़ ऑफ दिस, अच्छा इसको फिर वो ट्रांसलेट कर रहा है, ट्रांसलेट वो कहता है हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, P इम्प्लाइज Q भी कह सकते हैं, P इज सफिशेंट फॉर Q भी कह सकते हैं, P ओनली इफ़ Q, या इस तरह इस स्टाइल से हम इन स्टाइल से डिफरेंट स्टाइल्स बता रहे हैं ये इम्प्लीकेशंस के। तो आप लोग देख लीजिएगा इन्हें, ये भी इम्पोर्टेंट है आगे, क्योंकि जब हम प्रूफ्स पढ़ना शुरू करेंगे तब ऐसे स्टाइल में लिखा हुआ होंगे प्रूफ्स। अगर आप लोगों को ये चीज़ आती होगी तो आप लोग कर सकेंगे, वरना आप नहीं कर सकेंगे। तो खैर, और ये एक्सरसाइजेज हैं इनकी, कंडीशनल और बाय कंडीशनल सेंटेंस की। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है उसका कन्वर्स और कंट्रापोजिटिव भी निकालो, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, तो ये आप लोग ज़रा इंटरेस्ट लेके इस एक्सरसाइज को भी ज़रा सोल्व कीजिएगा, सारी तो नहीं, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन ज़रूर सोल्व कर लीजिएगा। जैसे अभी देखो ये आया क्वेश्चन, ट्रुथ टेबल बनाओ और ये हमें निकाल के बताओ। वाह 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 वाह, कितना अच्छा बंदा है। तो वैसे अभी तो चलो पेपर सर पे है, वरना अगर मैं होती ना मैं ये क्वेश्चन नंबर 7 ज़रूर सोल्व करती। चलें खैर, और क्वेश्चन नंबर 12 भी, और ऐसे क्वेश्चन आया करें इन्हें ख़ास तौर पर पकड़ा किया करो, इन्हें छोड़ा ना करो अपने हाथों से। चलें खैर चलते हैं, और कंट्रडिक्शन आ गया। चलें खैर ठीक है, मैं चलती हूँ इंशाल्लाह बच्चों, मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।